एकदम सिंपल क्वेश्चन है। देखो f इज इक्वल टू कितना 30 और दूसरा f इज इक्वल टू 20, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बता दो जल्दी से। बस देखो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंथ से क्वेश्चन हर उसमें मिल रहा है ना पेपर में। चलो देखो बेटा f जो पहला वाला 30 वाला पॉजिटिव लोगों की नेगेटिव, पॉजिटिव कॉन्वेक्स लेंस है, दूसरा वाला नेगेटिव है ना। अब बातें नहीं करो है ना। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी, जल्दी से बताओ अपने आप से। 1/f इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2, 1/30 माइनस 1/20 है ना। तो इनकी नहीं बची, कौन नेगेटिव, अच्छा ये तो प्लस रहेगा, ठीक है, प्लस माइनस 20 है ना। फिर ये कितना आ जाएगा बेटा, एलसीएम कितना आएगा 60, 30 दूनी 60 और फिर 20 दिया 60, 2 में से 3 जाएगा कितना बचा -1/60। तो 1/f इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा बताओ, -1/f इक्विवेलेंट कितना हो गया -60। बेटा माइनस आ रहा है, इसका मतलब कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करेगा कि कॉनकेव की तरह, कॉनकेव की तरह बिहेव करेगा ना। बेटा इसको बंद कर देना थोड़ी देर, पॉज वाला बटन से इंक डालना पड़ेगा। सो दैट इट जस्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एट द अदर फेस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है हमें, तो उन्होंने बोला कितने एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट आएगी जिससे कि TIR हो जाएगा ना, प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री। अच्छा रिफ्रैक्टिंग एंगल हमें दे रखा है 60 डिग्री, मतलब इक्विलेटरल प्रिज्म जैसा है ना क्या। देखो इधर ध्यान से, ये एंगल दे रखा है बेटा, देखो 60 डिग्री, यही तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। ठीक, इन्होंने पूछा कितने एंगल पे लाइट आनी चाहिए जिससे कि TIR हो जाए। अगेन देखो वैल्यू गंदी गंदी सी आएंगी यहाँ पे है ना, तो हमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए। देखना जरा ध्यान से, लाइट ऐसे गई ऐसे चली गई, अब ये TIR हो गया क्या। ठीक, तो अगर हम बोले कि ये एंगल कितना होगा बताओ 90 डिग्री, TIR पे ग्रेजिंग एंगल, हाँ बोलो, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल यही कहलाता है क्या, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म। जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेज हैं उनके बीच का जो एंगल होता है वही एंगल क्या होता है, रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल दिया है, ठीक है। चलो तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। अभी देखो अगर हमें ये पता चल जाएगा तो ये भी पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, क्योंकि हम जानते हैं A इज इक्वल टू क्या होता है R1 प्लस R2 होता है। और अगर ये पता चल जाएगा तो स्नेल्स लॉ लगा के I भी पता चल जाएगा। तो हमारा मेन मोटिव कहाँ है, I तक पहुंचना है। तो कैसे करेंगे समझ में आया, पहले इस वाले सरफेस पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ, क्या पता चल जाएगा R1, फिर A इज इक्वल टू R1 प्लस R2 लगा के ये पता चल जाएगा, फिर इस सरफेस पे क्या लगाएंगे स्नेल्स लॉ, फिर ये वाला पता चल जाएगा। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो इस सरफेस को बोल देते हैं मान लो सेकंड सरफेस, को बोल देते हैं फर्स्ट सरफेस। एट सरफेस 2 बताओ क्या लिखना चाहिए हमें, μ1, म्यू लिख देते खाली क्यों, बाहर तो एयर ही है ना। म्यू साइन कितना लिखें बताओ, यहाँ पे ये एंगल R2 होता है ना, ये R2 से डिनोट करते हैं, R1 से डिनोट करते हैं। चलो म्यू साइन R2 इज इक्वल टू साइन 90, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो इसलिए बाहर कितना लिख दिया हमने 1 लिख दिया। ठीक, तो म्यू इंटू साइन R2 इज इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू 1। देखो म्यू इधर से डिवाइड होके कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा। देखो कितनी वैल्यू दी है इसकी 1/1.524, यहाँ से पॉइंट हटाओ 1 2 3 जीरो हो गए। अब इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.6 के समथिंग, ये 10,000 हो जाएगा तो 15 6 90, तो 0.6 के आसपास आ जाएगा, डिवाइड कर लेना है ना। अब साइन R2 0.6 है, अगेन देखो ये तो अच्छी वैल्यू नहीं है ना, तो हम कैसे पता करें कि ये कितना आएगा। तो हमने बोला कि साइन R2 हमारा कितना है 0.6, तो जब 0.5 होता है तब एंगल कितना होता है बताओ 30 डिग्री होता है। ठीक बात है, 0.5 का मतलब 1/2, 1/2 पे 30 डिग्री होती है, ये 0.6 है। अच्छा 1/√2 का मतलब कितना होता है 0.707, ये याद किया था ना उसमें IRMS वाले में ना, 1/√2 का इतना आंसर होता है, ये 45 पे, तो ये 0.6 है, तो ये किसके आसपास होना चाहिए बताओ 35। 0.5 से 0.6 डिग्री 5 डिग्री में बढ़ा, और फिर 0.6 से 0.7 बढ़ने में 10 डिग्री लग गए, कम से कम आसपास बीच का तो पहुंचो।
दो ऐसे सोचो, 0.5 से 0.7 हुआ, 0.2 बढ़ने में कितना एंगल लगा, 15 डिग्री लगा, तो 0.1 डिग्री बढ़ने में कितना लगेगा, 7.5, मतलब लगभग R1 को R2 कैसे लिखते, 38 डिग्री। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन तो करना सीखो, ऐसे जो मन में आएगा वो थोड़ा लिखेंगे, है कि नहीं। 33, 34, क्या कह रहे हैं, हमने समझ में आया। 0.5 से 0.7 कितने डिग्री में गए, 15 डिग्री में, 30 से 45, 15 डिग्री में 0.2 बढ़ा, तो 0.1 कितने में बढ़ेगा, 7.5 डिग्री में, तो 37.5 आना चाहिए, बढ़ा के थोड़ा 38 कर लेते, अच्छी वैल्यू रहेगी हमारे पास। ठीक है, समझ में कैसे अप्रोक्सीमेशन किया। अच्छा, अभी हमें 38 एंगल मिल चुका है R1, अब हम R2 निकाल सकते हैं। चलो, तो A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बताना, R1 प्लस R2। A कितना है बेटा, 60, R1 कितना है पता नहीं, R2 कितना है 38, 38 को इधर ले आओ, 60 माइनस 38 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 कितना आ जाएगा, 22 डिग्री आ जाएगा क्या। अच्छा, अभी कैलकुलेशन करते हैं, अब इस फेस पे क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ। क्या होता है बताओ, म्यू साइन आई, 1 इंटू साइन आई लिखें क्या, ये बाहर एयर है हमारी, है ना, तो ये क्या लिखेंगे, 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू क्या लिखना चाहिए बताओ, म्यू इंटू साइन R1। सही बात, R1 की वैल्यू 22 डिग्री है, तो 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू म्यू कितना बेटा 1.524, साइन R1 मतलब साइन 22 डिग्री। सही बात, तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.524। बहुत आसान है अप्रोक्सीमेशन करना, वैसे कोई मुश्किल माने तो अलग बात है, बट है बहुत आसान। देखना, 30 से 8 डिग्री कम किया ना आपने, 30 से 8 डिग्री कम, यहां 8 डिग्री बढ़ाने में आपने कितना माना 0.1, तो उधर 8 डिग्री घटेगा तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। 30 डिग्री को रेफरेंस लिया था ना हम, जैसे 30 डिग्री से 0.1 बढ़ा तो हमने बोला 8 डिग्री बढ़ गया था तो 38 ले लिया, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है। और ऐसे साइन 30 होता है 0.5, 8 डिग्री कम कर दो 22 डिग्री आ गया। 8 डिग्री का लॉजिक क्या, वो पीछे बताया हमने अभी, है ना। 8 डिग्री कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4 हो जाएगा। ठीक बात, अब अगर ये 0.4 मिल गया तो फिर वहां पे पुट कर सकते हैं। कैसे मिला, समझ आया कुछ। अभी पीछे हमने अप्रोक्सीमेशन किया था कि 30 डिग्री से 45 डिग्री एंगल जाता है तो वैल्यू 0.5 से 0.7 हो जाती है, तो 15 डिग्री में कितना बढ़ गया 0.2 बढ़ा, तो 0.1 कितने डिग्री में बढ़ेगा 7.5 डिग्री में बढ़ेगा, मतलब 8 डिग्री मान लेते हैं, तो 8 डिग्री में 0.1 का चेंज आ रहा है, तो साइन 22 हो गया, मतलब 30 से 22 पहुंचने में कितना डिग्री 8 डिग्री, 8 डिग्री में कितना एंगल कम हो जाएगा फिर 0.4। तो कितना आसान है अप्रोक्सीमेशन करना। तो साइन आई कितना हो जाएगा जरा बताना, 15 चौक 60, कितना आना चाहिए 0.6 आना चाहिए क्या ये 0.6। अब साइन आई की वैल्यू 0.6 कहाँ पे होती है बताओ, अभी तो लिख किया था थोड़ा अप्रोक्सीमेट 38 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम 38 डिग्री लिखते हैं। ठीक, ऐसा क्वेश्चन है दूसरी बार आया क्या, एक बार पहले भी आया था जिसमें अप्रोक्सीमेशन किया था, तो एक दो बार देख लेना हमने क्या बोला, एकदम से दिमाग में बात बैठ जाएगी कैसे करके भैया ने अप्रोक्सीमेशन किया है, और बैठ जाएगा दिमाग में ना, मुश्किल नहीं है बहुत आसान। देखो ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया है ना, 3 नंबर का है। अब तो सोच के देखो किया क्या, कुछ नहीं, केवल 2 बार स्नेल्स लॉ लगाया, एक बार इस सरफेस पे एक बार इस सरफेस पे, A इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 3 फॉर्मूले 3 नंबर, एक बार दूसरी बार तीसरी बार। समझ में आ गया क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन द पावर ऑफ अ लेंस। पावर ऑफ लेंस आप लोग जानते हो क्या होता है, इट इज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ लाइट एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। बहुत बढ़िया, इसका हमने पढ़ा एट एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 24 इट इज डिजायर्ड यूजिंग एन आईपीस। देखो 3 नंबर का है तो इसको बड़े तरीके से करना पड़ेगा क्या, इसको डायरेक्टली हम वो लेंथ वाला फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते, एक अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला है ना हमारे पास। चलो फिलहाल इसको हटा देते तब देखते क्या आएगा।
पेपर कौन से दिन है? फ्राइडे। ओके, फ्राइडे इज अच्छा डे, पेपर अच्छा जाएगा इसका मतलब है ना। हाँ, शनिवार आता तो और भी अच्छा डे, सीरियसली। एन एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ 24। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 31 का और का सेकंड पार्ट, 31 और सेकंड पार्ट। देखो एंगुलर मैग्निफिकेशन में क्वेश्चन ने कितनी थी? 24 थी, ठीक है। It is desired to using an objective 1.25 and FE5। ऑब्जेक्टिव 1.25 और FE कितना है? 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर इसके आगे क्वेश्चन ने बोला है हाउ विल यू सेटअप द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कैसे सेटअप करोगे? कैसे सेटअप करने का मतलब लेंथ निकालनी है ना, ठीक। देखो सेटअप करने में और क्या ही करोगे, आप दो लेंस आपको ऑलरेडी पता है, उनको एडजस्ट ही तो करना है। अब एडजस्ट कैसे करोगे उनसे पूछा है, तो हमसे इनडायरेक्टली क्या पूछा है? लेंथ। तो देखो मेथड 1 पहले बताते हैं। अगर किसी को कितने नंबर का है ये? 3 नंबर का। किसी को 1 नंबर में अच्छा लगता है तो वो डायरेक्टली कैसे कर सकता है? m इज इक्वल टू एल बाई एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई। देखो m पता है, एफ ओ पता है, एफ ई पता है, डी पता है, l निकाल लोगे, हो गया सेटअप, है ना। 1 नंबर मिलेगा इतना करने से, ठीक। ज्यादा नंबर किससे मिलेंगे अब हम करते हैं, समझ में आया? 1 नंबर में डायरेक्टली हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। बट 3 नंबर का है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत कैसी होगी देखें, समझ में आ गया? मेथड 1 क्या है? कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। m दे रहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू सॉल्व, चलो हम करवा देते हैं। कितना? 24 इज इक्वल टू l कितना हमें नहीं पता, एफ ओ कितना है? 1.25, 1 प्लस कितना हो जाएगा? 25 बाई एफ ई कितना है? 5 5 बार में चला गए। ये कितना आ जाए? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 24 इंटू 1.25 इज इक्वल टू एल इंटू 5 प्लस 1 6 डिवाइड में आ जाएगा क्या? 24 इंटू 1.25 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एल, 6 चौक 24। तो एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी आई थिंक, 25 चौक 100, हाँ 5 सेंटीमीटर। 1 नंबर मिलेगा इतना करने का, ठीक बात। अब 3 नंबर चाहिए तो फिर कैसे करेंगे? देखो पीछे से आते हैं क्या, हमने बोला रिवर्स ट्रैकिंग करते हैं। पहले आईपीस की बात करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, फिर फाइनली हमें लेंथ पता चल जाएगी, ठीक है। हटा दे से, चलो। तो 1 नंबर में करोगे तो इतना चलेगा, ठीक। अब 3 नंबर में इसी क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा? बेटा फॉर्मूले प्लीज कह रहे हैं बार बार याद रख लेना। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल में भी, तो आपको ये पता हो जाना चाहिए इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और उस फॉर्मूले को लिख के आप वैल्यू डालिए, कुछ कुछ कैलकुलेशन कर दोगे ना। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन हो तो बड़े प्यार से 2 नंबर मिल जाएंगे, और आप सोच लो न्यूमेरिकल इसको छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो फॉर्मूले जितने सैंपल पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं एटलीस्ट उतने फॉर्मूले तो याद ही कर लो। तो अगर न्यूमेरिकल आता है तो हम कम से कम फॉर्मूला लिख देंगे, और फॉर्मूला लिखने का 1 नंबर होता है सीबीएसई, मार्किंग बिल्कुल न्यूमेरिकल के फिक्स है। 1 नंबर फॉर्मूला लिखने का, 1 नंबर क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने का, और 1 नंबर फाइनल आंसर सही लाने का। अगर तुम्हारा आंसर गलत आया, तुमने कैलकुलेशन और फॉर्मूला लिखा, 2 नंबर मिल जाते हैं 3 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक। तो अगर न्यूमेरिकल नहीं भी करने तो एटलीस्ट फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला याद करके कुछ वैल्यू पुट करके कर दोगे तो 3 नंबर में 1.5 नंबर बड़े प्यार से मिल जाएगा। हम चाहते ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाले ना, तो ऐसे आउटपुट निकल सकता है। चलो देखो इधर, अभी हम आज से पूछे, ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा, ठीक। ये लाइट रह गई, यहाँ चली गई, ये आ गई, ये दोनों मिल जाते हैं ऐसे, है ना। और फिर उसके बाद इसका डायग्राम कैसे बनता है? ये लाइट ऐसे चली जाती है, ऐसे चली जाएगी, और ये ऐसे। देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, मैग्निफिकेशन 24 है, मतलब ये मैग्निफिकेशन मिनिमम वाली होगी कि मैक्सिमम वाली? अगर हम दुकान पे जाके पूछे माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन कितनी है 24, तो वो अंकल मिनिमम बताएंगे कि मैक्सिमम? मैक्सिमम बताएंगे। हर कोई ज्यादा अच्छी वाली क्वालिटी बताता है ना। ये हो गया है ना। तो ये हमारा क्या बन गया फाइनल। ये कितने पे बननी चाहिए मैग्निफिकेशन? अगर मैक्सिमम करनी है तो 25 सेंटीमीटर पे बनना चाहिए क्या ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज। अगर हम चाहते हैं कि हमारा मैग्निफिकेशन मैक्सिमम हो तो उस केस में इमेज कहाँ बननी चाहिए? 25 सेंटीमीटर पे। ये एफई में पता है कितना है, देखो 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। तो हम यहां से यूई निकाल सकते हैं, सोचो यूई निकाल सकते हैं। यूई निकल गया, उसके बाद हम वीओ की तरफ जाएंगे,
अगर हमें कहीं से VO मिल गया तो उसके बाद इन दोनों को जोड़ देंगे तो लेंथ आ जाएगी। बोलो क्या सही बात है? समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? ये 25 दे रखा है, FE दे रखा है, UE बड़े प्यार से निकल जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद हम कुछ सोचेंगे जिससे कि हम BO निकाल लें। BO निकल गया, उसके बाद BO और UE को जोड़ेंगे तो लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप मिल जाएगी। समझ आया? ओके चलो लेट्स गो। तो पहले हम किस पे फॉर्मूला लगा रहे हैं? आई पीस पे, 4 आई पीस। और अगर माइक्रोस्कोप का न्यूमेरिकल आता है तो माइक्रोस्कोप का डायग्राम बना दो। ये कुछ बातें ना जो नंबर दिलवा देती है ऐसे ही बिना मेहनत के। ठीक है, ध्यान बोर्ड पे रखो। पीछे कुछ लोग महान है। FE कितना है? 5 सेंटीमीटर। VE कितना है? 25 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा? 1/FE इज इक्वल टू 1/VE माइनस 1/UE। FE कितना है हमारा? देखो 5 है, 1/5। VE कितना है? 25। और UE कितना है? UE निकालना है तो इसको, अच्छा ये 25 माइनस 25 होगा कि प्लस? इस तरफ है, -25 है ना, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 1/5 प्लस 1/25 इज इक्वल टू -1/UE है ना। LCM आ जाएगा 25, 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/UE है ना। तो ये हो जाएगा 6/25 इज इक्वल टू -1/UE। तो UE कितना आ जाएगा बेटा? देखना, -25/6 सेंटीमीटर है ना। UE मिल गया हमें। अभी हमें क्या चाहिए बताओ? VO चाहिए, लेकिन इस लेंस की फोकल लेंथ के अलावा कुछ पता ही नहीं है। तो हम ये सोचें क्या हम BO और UO में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं मैग्निफिकेशन से? इसके लिए इसकी मैग्निफिकेशन चाहिए। टोटल मैग्निफिकेशन 24 है, इसकी मैग्निफिकेशन आप निकाल सकते हो क्योंकि आपका VE पता चल गया, UE पता चल गया। इसका मैग्निफिकेशन पता चल गया तो इसका अपने आप पता चल जाएगा। कैसे? MO इंटू ME करके। वेरी गुड। तो ME कितना आएगा पहले बताओ? VE/UE। VE कितना है? 25। UE कितना है? 25/6। 25 कट गया, उल्टा होकर ऊपर चला, कितना आ गया? 6। ME 6 आ गया। अभी हम लिखेंगे M इज इक्वल टू कितना होता है? MO इंटू ME। M दे रखा है 24, MO हमें पता नहीं, ME है 6, तो MO कितना आ जाएगा बताओ? 4 आ जाएगा। 6 डिवाइड में जाएगा, MO की वैल्यू 4। MO किसके बराबर होता है? VO/UO के बराबर। तो बताओ VO कितना आ गया? 4 टाइम्स UO आ गया। देखो अब BO UO में रिलेशन मिल गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला? ऑब्जेक्टिव लेंस वाला। क्या? 4 ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस वाला फॉर्मूला क्या था बताओ? 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/U। 1/FO कितना है? प्लस की माइनस? प्लस की माइनस प्लस। लेंस की फोकल लेंथ प्लस होती है ना। अभी तक इतना याद हो जाना चाहिए था भाई। बोलो कुछ अच्छा लग गया फिर तुम्हें। VO कितना लिखना चाहिए? VO इस तरफ है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। तो क्या लिख देना चाहिए बताओ? 1/4UO माइनस 1/U। LCM कितना आएगा बताओ जल्दी से? पहले तो यहाँ से देखो पॉइंट हटा लो, ऊपर 100 चला जाएगा। 25 पंजे 125, 25 चौक 100, कितना हो जाएगा ये? 4/5 इज इक्वल टू LCM 4UO आ जाएगा। ओके, क्रॉस मल्टी 1 माइनस 4, कितना बचेगा? 4/5 इज इक्वल टू आ जाएगा -3/4UO। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 16 और 15, तो UO की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 16UO इज इक्वल टू -15। तो UO आ जाएगा बेटा -15/16। लेकिन हमें तो VO चाहिए लेंथ निकालने के लिए। तो VO देखो कितना होगा? 4 टाइम्स UO। VO इज इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स UO। तो 4 इंटू 15/16, 4 चौक 16, कितना आ जाएगा बताओ? 15/4। 15/4 को डिवाइड कर लो, कितना आ गई? 3.4, 3 बच जाएगा ना, 7.5। माइनस प्लस मैटर करता है क्या? देखो हम क्या करें, हमें डिस्टेंस निकालना। अगर माइनस प्लस लेना चाहिए था तो यहाँ से M से स्टार्ट करते, नेगेटिव लेना, कहाँ गया? हमने क्या बोला? लेंस फॉर्मूले में ही केवल माइनस प्लस साइन कन्वेंशन यूज किया। हम बार बार ये वाली बात स्टार्टिंग से कह रहे हैं, बाकी जगह हम केवल डिस्टेंस की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 3.75 आ गया। VO मिल चुका है हमें। अब हम क्या निकालेंगे? लेंथ। लेंथ कैसे निकालें? यहाँ पे निकाल दें।
VO प्लस UE, तो VO प्लस UE, VO कितना है 3.75, UE कितना आएगा जरा डिवाइड कर लो एक बार, 6 चौक 24, 6 कम 6, 4.1 आ जाएगा, माइनस मत कर देना, कितना आ जाएगा देखो 7.85, उधर से कितना आ रहा था 5 आ रहा था आई थिंक ना, कितना आ रहा था उधर से कर रहे थे तो 5, यहाँ 7.85, ये एग्जैक्ट है वो अप्रॉक्स है, तो अगर उससे करोगे तो ऐसा नहीं काट देंगे टीचर, 1 नंबर मिल जाएगा तुम्हें फिर भी, बट अगर ऐसे करोगे तब 3 नंबर मिलेंगे। तो हमने बताया था ना अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला जब यूज करना है जब आपको ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आएगा ना, कम नंबर में आया तो डायरेक्ट उल्टा बोल दिया क्या, अप्रोक्सीमेशन वाला जब यूज करना है जब कम नंबर में आए, ज्यादा नंबर में आएगा तो ये वाला करना, डन, ठीक है। तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो एक तो जरूर कर लेना, ऐसा आएगा ना, ठीक है। चलो जी 32 देखो, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D का डेरिवेशन है ना। नेक्स्ट देखो, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 सच दैट C1 इज इक्वल टू T2C2 आर कनेक्टेड अक्रॉस अ बैटरी ऑफ B वोल्ट एज shown in the figure. The key is kept close to fully charge the capacitor. The key is now thrown open and the dielectric slab or dielectric constant K is inserted in the two capacitor to completely fill the gap between the plates. Find the ratio of net capacitance. क्या होएगा नेट कैपेसिटेंस का रेशियो? सिंपल है, देखो कहने के लिए इतनी लंबी कहानी बना के दी है जिससे कि हम पढ़ते पढ़ते उसमें खो जाए और क्वेश्चन कहीं और ही चला जाएगा कि नहीं, ठीक, इसको हटा दे रहे ना। देखो कहानी ऐसी है कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस के टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, सही बात है कि नहीं, और हम अलग अलग निकाल के अलग अलग कैपेसिटेंस निकालें क्या इसका मतलब, कोई बोले नहीं मैं पहले वाले में डाइलेक्ट्रिक डालूंगा फिर उसका के टाइम C1 हो जाएगा, फिर दूसरे वाले में डालूंगा के टाइम C2 हो जाएगा, फिर उन दोनों का इक्विवेलेंट निकालूंगा, फिर रेशियो निकालूंगा, बहुत बड़ा बड़ा नहीं हो गया। देखो कितने नंबर का है, केवल 2 नंबर का है नेट कैप, और उसमें भी 2 पार्ट है, तो इसका मतलब ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमें नहीं लगता कि तुम्हें इसको निकालने की भी जरूरत है। देखो डायरेक्टली हम ऐसे करेंगे क्या, वी नो दैट, मतलब देखो कितनी लंबी कहानी बना के दो, सॉल्यूशन देखना कितना आसान है इसका, देखना जरा, C इक्विवेलेंट, वी नो दैट, पहले तो एक बात लिख दोगे यहाँ पे, क्या बात लिखनी है हम बोल देते हैं, लिख नहीं रहे ना, हमें लिखना है यहाँ पे वी नो दैट बाय इंसर्टिंग डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटर इज इंक्रीज्ड बाय K टाइम्स, देयरफॉर अगर मान लो पहले केस में लेट C इक्विवेलेंट बी कैपेसिटेंस ऑफ केस 1 का कैपेसिटेंस कितना मान लो C इक्विवेलेंट है ना, एंड C इक्विवेलेंट डैश बी द कैपेसिटेंस ऑफ केस 2। C इक्विवेलेंट डैश क्या है, के दूसरे वाले केस का कैपेसिटेंस, केस 2 क्या है जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया, सही बात है। अब बताइए एक बात बताओ, C इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू के टाइम्स C इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या, डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद ओरिजिनल वाले का के टाइम्स हो जाता है, तो C इक्विवेलेंट डैश इज इक्वल टू के टाइम्स C इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो बताओ इनका रेशियो कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट डैश बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू बताओ K बाई 1। रेशियो तो पूछा था, फाइंड द रेशियो ऑफ नेट कैपेसिटेंस एंड द, नहीं, एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ये मिसिंग सा नहीं लगा कुछ, नेट कैपेसिटेंस एंड के बाद बी पार्ट दे दिया किसका, अच्छा दोनों केसेस के नेट कैपेसिटेंस का रेशियो, तो ऐसे ही तो आएगा। क्या इसको सोचना ही था केवल, अब कोई बच्चा अगर इसको सॉल्व करने में लग जाता तो फिर बस निकल जाता कहीं से कहीं। नेट कैपेसिटेंस का रेशियो K/1 कैसे आया, समझ में आया? केवल एक रिजल्ट याद होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाता है, सिंपल है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन बिफोर एंड आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक बात बताओ, पहले एनर्जी कितनी होगी, मान लो U0 है पहले वाले केस में, अब उन्होंने क्या किया, की को ओपन कर दिया, की को ओपन कर दिया मतलब बैटरी को हटा दिया,
बैटरी को हटाने के बाद अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालेंगे तो कुछ एनर्जी डाइपोल्स को अलाइन करने में चली जाएगी, मतलब एनर्जी घट गई कि बढ़ गई, घट गई। वही अगर ये डाइलेक्ट्रिक डालते बैटरी को कनेक्ट करे करे तो उस केस में क्या हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती। समझ में आया क्या काम है? डाइलेक्ट्रिक डालने के बाद एनर्जी, बैटरी हटाने के बाद डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो एनर्जी कम हो जाती, कहाँ चली जाती है, कहाँ चली जाती है, डायपोल्स को अलाइन करने में चली जाती है। अगर बैटरी को कनेक्ट करके रखते तब डायपोल्स को अलाइन करने के लिए एनर्जी कहाँ से आती, बैटरी से, मतलब फिर ओवरऑल बढ़ जाती। क्या पहले उसके पास कुछ थी, डायपोल्स अलाइन करने के लिए भी यूज हो गई, तो दोनों को जोड़कर टोटल एनर्जी बढ़ गई। समझे क्या कहा? ओके। तो हम ऐसे कहना चाहते हैं कि दूसरा वाला जो पार्ट है, बी पार्ट, उसमें एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो U1/U2 पूछा है, तो हमें पता है आफ्टर, लिखोगे कैसे, आफ्टर इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड energy is decreases by k times because some of the energy is used in aligning the dipoles। तो हम U1 को तो ऐसा ही रखेंगे और U2 को हम क्या लिख देंगे बताना, U1/k लिख देंगे। तो U1 कैंसिल आउट, अगेन देखो ये उल्टा के ऊपर चला, कितना आ जाएगा, k रेशियो। अच्छा U2/U1 निकालेंगे, देखो यहाँ पे हमने C2/C1 निकाला, मतलब इक्विवेलेंट जो बाद वाला था उसको ऊपर रखा, तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर ले, वरना इन दोनों आंसर में कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि होना उल्टा चाहिए। ये आंसर गलत है क्या? नहीं, ये भी सही है। ठीक है, हमसे रेशियो पूछा तुमने, यहाँ अब लिखा है ना U1/U2। अच्छा U1/U2 इतना है, तो U2/U1 कितना होगा ये बताओ। U2/U1 कितना हो जाएगा, 1/, मतलब कैपेसिटेंस का रेशियो क्या है, K/1, और एनर्जी का रेशियो क्या है, 1/K। एक एक नंबर का क्वेश्चन था, देखो केवल याद होनी चाहिए ये वाली बात, अगर याद होती तो हम ये वाला काम कर लेते। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। फॉर्मूला कौन सा है बताओ? ये फॉर्मूला तो खुद ही बोलता है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल किसकी कितनी होती है, -PE cos थीटा। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट में भी लिखी हो सकती है क्या, P वेक्टर डॉट E वेक्टर भी हो सकता है ये। अच्छा, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन बोलिए डिस्कस करने के लिए भैया। स्टेबल कब होता है, 0 डिग्री, और अनस्टेबल 180। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। बातें नहीं, एक सीरीज LCR सर्किट है, तीनों लगा रखे हैं, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। ठीक, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच करंट एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम। करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब रेजोनेंस होगा। तो हमसे उन्होंने पूछी है कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी बता दो, रेजोनेंस पे कितनी होगी, यही तो पूछा है। फॉर्मूला जानते हैं क्या हम, क्या होता है बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 33, FR इज इक्वल टू होता है 1/2π√LC। चलो जी, 1/2π, L कितना दिया बेटा देखना, 0.12, और C कितना दिया है, 480 नैनो फराड। नैनो का मतलब 10⁻⁹। सॉल्व कर लो इसको, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, 1 जीरो यहाँ चला जाएगा, 1 जीरो इधर जाके 10⁻⁻1 बन जाएगा। 12 × 96, 12 × 4 48 और 9 57 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा। ये 10 ऊपर जाके -9 -1। 576 किसका स्क्वायर होता है, 24 का होता है। तो 2π × 24 इंटू 10⁻⁻10 को 10⁻⁵ लिख सकते हैं। अभी 10⁵ ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5, बाप रे बाप, 2 × 24 पाई। इसको काट लो, जो भी आंसर आएगा। 24 दूनी 48, 48 को 50 मान लें, 50 से काट दो, कितना जाएगा, 50 दूनी 100, 1 2 3, 2000/π। अब पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3 मान लें, 3 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा बताओ, 3 × 18, 3 × 666.6 हर्ट्ज। तो कितनी आई है, 666.6 हर्ट्ज है। खाली 66,
क्यों भाई? भाई 2000 का 3 पार्ट करोगे तो 600 मिलेगा कि 66 मिलेगा? ये 3 जीरो देखो, 2000 यहाँ से 3 जीरो, 666.6 हर्ट्ज ही आएगा। ठीक है, इसको आप रफली ऐसे लिख दोगे, फिर एफ कितना हो जाएगा हमारा 666 हर्ट्ज। ठीक बात। चलो फिर अगले पार्ट। अच्छा, इसी में एक और पार्ट भी पूछा है, ऑब्टेन दिस मैक्सिमम वैल्यू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो एक बात बताओ, करंट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। सही बात है। रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्सी कैंसिल आउट कर देते हैं, क्या बचता है? केवल आर बचता है। तो अगर हम मैक्सिमम करंट निकालना चाहते हो, हमें क्या लिखना चाहिए? ई बाय कितना है ईएमएफ, देखो 230, और आर कितना है? काट दो, 10 बार में चला जाए तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो कर सकता है इससे? 10 एम्पियर फ्लो कर सकता है। ठीक। फिर क्वेश्चन ने पूछा, व्हाट इज द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर विच एवरेज पावर एब्जॉर्ब्ड बाय द सर्किट इज मैक्सिमम। पावर मैक्सिमम कब एब्जॉर्ब होती है सर्किट में? देखो, या तो लॉजिक लगाओ, याद किया हुआ है ना, वरना याद कर लो। कुछ भी पूछे, मैक्सिमम मिनिमम एसी में रेजोनेंस पे ही होता है। समझ में आई बात? बोला मैक्सिमम पावर कब एब्जॉर्ब होगी? रेजोनेंस पे एब्जॉर्ब होगी। रेजोनेंस पे एब्जॉर्ब होगी तो फ्रीक्वेंसी तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली, दोबारा करेंगे क्या? नहीं, फ्रीक्वेंसी का आंसर यही रिपोर्ट कर देंगे। फिर क्वेश्चन ने पूछा, बताओ वो मैक्सिमम पावर कितनी एब्जॉर्ब होगी। तो मैक्सिमम पावर एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। लेकिन आई आर एम एस निकालना पड़ेगा फिर, तो एक काम ना करें। अच्छा, ये तो आई आर एम एस वैल्यू। ओ, एक मिनट देखो, यहाँ गड़बड़ होगी बेटा। ये ई आर एम एस दे रखा होता है क्या हमें? तो ये जो करंट निकला है मैक्सिमम करंट निकला है, ये आई आर एम एस करंट निकला है। तो आई नॉट निकालना है तो क्या करोगे? आई आर एम एस बाई √2, आई आर एम एस इंटू √2। आई आर एम एस का फॉर्मूला आई नॉट अपॉन √2 होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, चलो। तो आई आर एम एस कितना? 10 इंटू 1.41, कितना करंट आएगा? ये 14.1 एम्पियर आएगा। आई एम सो सॉरी। देखो, हम लोगों ने ऐसी आई आर एम एस को रिपोर्ट कर दी, मैक्सिमम करंट पूछा था ना उन्होंने। चलो, अगर हमें पावर बतानी होगी तो फॉर्मूला क्या लगेगा ये बताओ? ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। कॉस फाई कितना होता है रेजोनेंस में? 1 होता है। तो बेटर ये लिख दो, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ई आर एम एस कितना है देखो, 230। आई आर एम एस कितना है आपका? 10। तो कितना पावर कंज्यूम होगा? 2300 वाट। मुश्किल था क्या? एकदम आसान था। समझ में आया? What is the impedance of the circuit at omega is equal to 1/12? ओमेगा की वैल्यू 1/12 है, तो बताओ सर्किट का इंपीडेंस कितना होगा? हाउ विल यू कैलकुलेट इट? अच्छा, ओमेगा दे रखा है तो हम एक्सएल निकाल सकते हैं, एक्सी निकाल सकते हैं। आर दे रखा है, इंपीडेंस का फॉर्मूला भी पता है, तो फिर क्या नहीं पता? सब कुछ तो पता ही है, निकल जाएगा क्या? चलो जी, निकाल के देखते हैं। देखो भैया, ओमेगा हमें दिया है 1/12। अभी हम निकालेंगे एक्सएल। एक्सएल कितना होता है? ओमेगा एल। 1/12, एल कितना है? 0.12 है ना। तो इसको काट दो, कितनी बार में जाएगा? 0.01। एक्सएल मिल गया, यूनिट क्या होगी? ओम। अभी क्या निकालेंगे? एक्सी। एक्सी कितना है बताओ? 1/ओमेगा सी। 1/ओमेगा कितना है? 1/12। तो 1/12 इंटू ये कितना है? सी 480 था आई थिंक। 480 इंटू 10⁻⁹। 12 चौक 48। ये 10⁹ ऊपर दी तो बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 10⁹/40। तो एक जीरो कट जाएगा, 2 जीरो ले लो उदाहरण से, है ना। 100 और कितना बचेगा फिर? 10⁻7 अपॉन में 40। कट गया, बताओ कितना आ जाए? 4 दूनी 8, 2.5 इंटू 10⁻7। एक्सी मिल गया आपको। अभी आर भी पता है, जेड का फॉर्मूला बता दो जल्दी से, हो गया खत्म। अच्छा, आर कितना है बताना? 23 का स्क्वायर प्लस एक्सएल कितना है? एक्सएल कितना है? 0.01 माइनस एक्सी कितना है? 2.5 इंटू 10⁻7। अच्छा, ये वैल्यू पता कितनी है? 2.5 इंटू 10⁻7 25 लाख।
25 लाख में से अगर 0.01 हटाओगे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसमें भी स्क्वायर। अब 25 लाख का स्क्वायर करने के बाद उसमें तुम 23 का स्क्वायर जोड़ रहे हो, कोई फर्क पड़ेगा? क्या कह रहे हैं जरा समझो, क्योंकि यहां से हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। फिर हम ये कह रहे हैं ये 25 लाख का स्क्वायर करो, फिर उसमें 23 का स्क्वायर होता है 529, जोड़ दो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ेगा? तो डायरेक्टली आंसर लिख दें कितना, 2.5 इंटू 10⁷ ओम। मतलब इसमें मेजोरिटी ऑफ द जो इम्पीडेंस है 99.99%, वो कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है? अकेला एक्सी कर रहा है। समझ में आया क्या कहा? ये ओमेगा इज इक्वल टू 1/12 पे है, किसी भी ओमेगा पे नहीं पूछा। आर का 23 का स्क्वायर 529, एक्सएल 0.01, एक्सी इतना दे रखा है। अब हमने बोला ये वैल्यू 25 लाख है, 25 लाख में से 0.01 मतलब हमारे पास 25 लाख रुपए थे, किसी ने आके हमें 1 पैसा दे दिया, लो अब तुम्हारे पास बढ़ गए। कितने बढ़ गए? कोई फायदा नहीं ना, इतना ही रहा। ठीक, फिर हमने बोला 25 लाख के स्क्वायर, सोचो ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना। 25 लाख का स्क्वायर कितना बड़ा होता है? 625 करोड़। बस 25 लाख का स्क्वायर, स्क्वायर डबल हो जाते जीरोज। ये है 25 लाख, ये है 25 लाख, और इसका स्क्वायर क्या बनेगा? 625। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बनेगा कितना? ये गिनो, जीरोस खत्म हो गए। चलो आ जाओ इधर। तो इसका मतलब ये इतने बड़े नंबर में अगर हम 23 का स्क्वायर जोड़ देते कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो आंसर हम यही रिपोर्ट कर देंगे डायरेक्टली। समझ में आ गई बात? चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सैंपल पेपर। नो बातें, नो बातें। दो सर्किट दे रखे नीचे ए एंड बी शोन इन द फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अंडर विच कंडीशन वुड द आरएमएस करंट इन द टू सर्किट बी सेम? जरा ध्यान से देखो, पहले में केबल रेजिस्टेंस है, तीसरों दूसरे में आरएलसी तीनों है। अपने आप से हमें बताओ कि किस केस में इन दोनों में आईआरएमएस की वैल्यू बराबर हो जाएगी? रेजोनेंस पे। क्यों? बिल्कुल, एक्सएल और एक्सी क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो इसको लिखेंगे कैसे? अंडर रेजोनेंस कंडीशन द करंट इन टू सर्किट विल बी सेम बिकॉज एट रेजोनेंस एक्सएल एंड एक्सी गेट्स कैंसिल आउट, हेंस बोथ सर्किट बिहेव्स एज अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। क्लियर हुई बात कि नहीं? दोनों इसमें एक्सएल एक्सी होने का फायदा ही नहीं रहेगा। फिर समझ पाए क्या? चलो नेक्स्ट, कैन द आरएमएस करंट इन बी बी लार्जर देन इन ए? इन्होंने पूछा है कि बी में क्या ए से बड़ा करंट हो सकता है? एक बात बताओ, रेजोनेंस में सबसे बड़ा करंट होता है क्या? और वो करंट हमें जब मिल रहा है जब आर कंट्रीब्यूट कर रहा है केवल। अगर एक्सएल एक्सी ने कंट्रीब्यूट करना शुरू किया तो वो तो करंट को घटाएंगे ना, तो ओवरऑल करंट घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। तो क्या दूसरे सर्किट में आईआरएमएस की वैल्यू जो निकाली है हमने ए वाले केस में, उससे बड़ी आ सकती है? नहीं आ सकती, बिकॉज द करंट इज मैक्सिमम एट रेजोनेंस। तो जो करंट मैक्सिमम रेजोनेंस पे हो रहा है ना, उससे बड़ी वैल्यू नहीं हो सकती। क्लियर होगी क्या वाली बात सबको? एनी डाउट? नो डाउट। तो अच्छा डायग्राम बना के दिखाना, तो दिखा देना ऐसे करके, एक छोटा डायग्राम बना देना। ये 5 नंबर लाइक तो नहीं था, ये हमारा आई हो गया और ये हमारा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। तो इससे बड़ी ये रेजोनेंस पे है क्या करंट? सेकंड पार्ट में बोला है कि करंट कैसे बड़ा हो सकता है, तो हम बोल देंगे करंट कैन नॉट बी मोर देन द करंट एट रेजोनेंस कंडीशन बिकॉज एट रेजोनेंस कंडीशन द करंट इज मैक्सिमम। सो द करंट इन पार्ट बी कैन नॉट बी मोर देन इन पार्ट, ऐसे लिख दोगे। ठीक बात? चलो जी, बाकी नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करो।